हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं रात को 9 बजे के इस झारखंड जीके के एमसीक्यू के क्लास में। इस क्लास में क्या करते हैं, तो बेसिकली इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ये क्लास स्पेशली जेएसएससी के एग्जाम के लिए ही लाया गया है। जेएसएससी के एग्जाम की बात करें तो जेएसएससी के एग्जाम में झारखंड जीके से 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जेएसएससी का सिलेबस देखे होंगे तो 40 क्वेश्चन आपको झारखंड जीके से देखने के मिलेंगे, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या फिर जेएसएससी के एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हो। दोनों ही एग्जाम में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास स्पेशली जेएसएससी के लिए लाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप झारखंड के किसी अदर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहने वाला है। ऐसा नहीं है। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, लेकिन स्पेशली ये क्लास जेएसएससी के एग्जाम के लिए ही लाया गया है। ये क्लास कब होती है? रोजाना रात को 9 बजे होती है और यहाँ पे हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि आने वाले टाइम पे जेएसएससी में आपको झारखंड जीके से कौन-कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास में जेएसएससी के द्वारा जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी देखते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी इस क्लास में हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और प्रॉपर सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं, सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं और आने वाले एग्जामों में आपको झारखंड जीके से कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें। क्लास शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और कमेंट करके जल्दी से बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं? ठीक है, आइए। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष कहने का मतलब है व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ झारखंड। झारखंड का स्टेट ट्री क्या है? झारखंड का स्टेट ट्री क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? पेड़ के बारे में कहा जा रहा है, पेड़ पौधों के बारे में। अब पेड़ के बारे में बात करें तो झारखंड का राजकीय वृक्ष यानी स्टेट ट्री क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके सही आंसर बताएंगे कि ऑप्शन में से सही आंसर जो दिया हुआ है कौन सा होगा। जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है उन ऑप्शंस में से सही आंसर जो है वो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे जो ऑप्शन दिया हुआ है उन ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा। झारखंड का राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, साल। साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। आइए बात करते हैं साल के बारे में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, साल। साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। अगर बात करेंगे झारखंड के राजकीय वृक्ष की तो साल, झारखंड के राजकीय फूल की, स्टेट फ्लावर की, प्लास, झारखंड के स्टेट एनिमल की, राजकीय पशु की तो हाथी। ठीक है, झारखंड के राजकीय पक्षी की, स्टेट बर्ड की तो कोयल। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं, स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, इन सब चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। साल का वृक्ष जो है झारखंड का स्टेट ट्री है, राजकीय वृक्ष है, तो ये आप साल का वृक्ष दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। बहुत किसी के घर में होता है साल का वृक्ष, आप में से किसी के घर में है क्या? आप में से किसी के घर में साल का वृक्ष है क्या? होगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? 2011 के सेंसस के आधार पर यह पूछा जा रहा है कि झारखंड में शिशु लिंगानुपात यानी क्या, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंगानुपात। सबसे पहले तो हम लोग इस चीज के बारे में समझते हैं कि ये लिंगानुपात क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, तभी तो हम लोग शिशु लिंगानुपात के बारे में समझेंगे। सबसे पहले सेक्स रेशियो के बारे में समझेंगे, तब तो हम लोग शिशु लिंगानुपात के बारे में समझेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में समझेंगे। देखिए, सेक्स रेशियो उसे कहते हैं जो 1000 मेल्स पर फीमेल्स का जो नंबर होता है
मतलब 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को कहते हैं हम लोग क्या, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। जैसे जैसे मानते हैं कि मेरा गांव है, मेरे गांव का नाम है बदलापुर। कोई मूवी आया था ना, एक बदलापुर मूवी आया था, ठीक है, वरुण धवन का एक मूवी था ना बदलापुर। तो मान लेते हैं कि मेरे गांव का नाम है बदलापुर और मेरे गांव में 1000 लड़के हैं और लड़कियां जो है वो कितनी है, 600 है, मान लेते हैं, ठीक है। 1000 लड़के हैं और लड़कियां कितनी है, 600 है। तो मेरे गांव का सेक्स रेशियो कितना होगा, 600। मेरे गांव का लिंग अनुपात कितना होगा, 600। मतलब 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को ही कहते हैं सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, ठीक है। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, शिशु लिंग अनुपात क्या है कि 1000 लड़कों का जब जन्म होता है तो कितने लड़कियों का जन्म होता है, उसे कहते हैं शिशु लिंग अनुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो। कि 1000 लड़कों का जन्म होता है तो कितने लड़कियों का जन्म होता है, ठीक है। अब बात करेंगे झारखंड में, तो झारखंड में शिशु लिंग अनुपात कितना है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 943 जो है वो शिशु लिंग अनुपात है। ऑप्शन की बात करेंगे डी, क्या सही आंसर होगा, डी। 943 जो है झारखंड का शिशु लिंग अनुपात है। मतलब जब झारखंड में 1000 लड़कों का जन्म होता है तो झारखंड में 943 लड़कियों का जन्म होता है, ठीक है। शिशु लिंग अनुपात के बारे में पूछा गया था यहां पर। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। आप में से ऐसा कोई है जो सुबह 5 बजे की करंट अफेयर की क्लास ना लेता हो, झारखंड के करंट अफेयर की क्लास ना लेता हो। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन झारखंड के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आप में से ऐसा कोई है जो झारखंड के करंट अफेयर का क्लास ना लेता हो। बात करेंगे हम लोग किस चीज के बारे में, भूमि सम्मान 2023 की। तो देखिए भूमि सम्मान 2023 जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया है। झारखंड के कितने जिलों को दिया गया है, झारखंड के 9 जिलों को, झारखंड के 9 जिलों को दिया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9। झारखंड के 9 जिलों को दिया गया है, ठीक है। झारखंड के कौन कौन से 9 जिलों को दिया गया है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। कई आप लोग बोलेंगे सर आप तो झारखंड के 9 जिलों को दिया गया है ये तो बता दिए, किन जिलों को दिया गया तो बताए नहीं, वो कौन बताएगा। भाई रुक जाओ, बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूमि सम्मान होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं भूमि सम्मान दिया क्यों गया। देखिए झारखंड के इन 9 जिलों के द्वारा, जो 9 जिलों के प्रशासन है उनके द्वारा जो लैंड रिकॉर्ड है उसे डिजिटली अपलोड किया गया है। यानी उन जिलों में जितने भी लैंड रिकॉर्ड है वो डिजिटली अपलोडेड है और आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन 9 जिलों को दिया गया है। आइए बात करते हैं, आप इस चीज को देखिए कि नई दिल्ली में, कहां पे, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश के 9 राज्यों के 68 जिलों को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। क्या दिया गया है, तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश के 9 राज्यों के 68 जिलों को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। कितने राज्यों को, 9 राज्यों को। इन 9 राज्यों में से हमारा राज्य झारखंड भी शामिल है और इन 68 जिलों में से हमारा झारखंड का भी 9 जिले जो है वो शामिल है। तो झारखंड की जब हम लोग बात करेंगे तो झारखंड के 9 जिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब ये झारखंड के 9 जिले कौन कौन से हैं, चतरा, गिरिडीह, दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये आप 9 जिले देख रहे हैं, चतरा, गिरिडीह, दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो ये वो 9 जिले हैं जिन्हें भूमि सम्मान 2023 जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान जो है वो देते हुए। चलिए
झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है? यानी पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा माइनिंग एरिया कौन सा है? माइनिंग एरिया, खनन क्षेत्र। तो झारखंड का सबसे बड़ा माइनिंग एरिया कौन सा है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि झारखंड का सबसे बड़ा जो माइनिंग एरिया है, खनन क्षेत्र है, वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट करेंगे। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी सिमडेगा, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। झारखंड का सबसे बड़ा माइनिंग एरिया कौन सा है, खनन क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो बात करेंगे खनन क्षेत्र की, माइनिंग एरिया की। आप सभी को पता है झारखंड का सबसे बड़ा जो माइनिंग एरिया है वो धनबाद है। कौन सा है? धनबाद है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी, झारखंड का सबसे बड़ा माइनिंग एरिया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। धनबाद को क्या कहते हैं? धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया तो कहते ही हैं, भारत की कोयला राजधानी तो कहा ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ धनबाद को सिटी ऑफ माइंस, खदानों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ माइंस, यानी खदानों का शहर जो है धनबाद को कहा जाता है। सिटी ऑफ फॉल्स किसे कहते हैं? झरनों का शहर। सिटी ऑफ फॉल्स रांची को कहते हैं। किसे कहते हैं? रांची को सिटी ऑफ फॉल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। सिटी ऑफ माइंस धनबाद, सिटी ऑफ फॉल्स जो है वो रांची को। तो आप देख सकते हैं धनबाद में कोयला जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और धनबाद में भी स्पेशली जो झरिया है वहां पे कोयला जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आइए, झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है। झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा नदी जो है वो बहती है। तो गंगा नदी झारखंड के किस जिले में फ्लो करती है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में फ्लो करती है? गंगा नदी झारखंड में कहां पे बहती है? क्या होगा सही आंसर? गंगा नदी झारखंड में कहां पे बहती है? देखिए, गंगा नदी की बात करेंगे, गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। चीजें याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी गंगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी या फिर दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी जो है वो साउथ में बहती है, भारत के साउथ में, भारत के दक्षिण वाले हिस्से में बहती है, इसीलिए गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे गंगा की, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। वो झारखंड से होके भी फ्लो करती है, झारखंड से होके भी बहती है, लेकिन मात्र झारखंड के एक जिले से होकर बहती है। पूरे झारखंड में आपको गंगा नदी नहीं देखने को मिलेगा। बिहार से होते हुए झारखंड में एंटर करती है, और झारखंड से फिर ये बंगाल में चली जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। झारखंड में कहां पे? साहेबगंज में। कहां पे? साहेबगंज में। ऑप्शन में कहां पे है? साहेबगंज। ऑप्शन डी में है, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साहेबगंज में गंगा नदी जो है वो बहती है। कहां बहती है? गंगा नदी। किसी को घूमने जाना है तो जा सकते हैं साहेबगंज। आइए देखते हैं गंगा नदी जो है साहेबगंज में किस तरीके से बहती है। ये आप क्या देख रहे हैं मेरे पीछे? ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे झारखंड का मैप। झारखंड के मैप में आप झारखंड का जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, आप वहां पे देखेंगे साहिबगंज जिला है। साहिबगंज जिला कहां पे? ये है नॉर्थ ईस्ट का एरिया, और कुछ इस तरीके से गंगा नदी जो है बहती है। ये बहुत छोटा बन गया, छोड़िए। कुछ इस तरीके से गंगा नदी जो है वो बहती है। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला है बिहार, ये नीचे वाला है वेस्ट बंगाल। तो ये बिहार से होते हुए साहिबगंज में एंटर करती है। साहिबगंज में एंटर करने के बाद ये साहिबगंज में थोड़ी सी बहती है, और फिर वेस्ट बंगाल चली जाती है। और गंगा नदी साहिबगंज, झारखंड के एक जिले में साहिबगंज में बहती है। ठीक है, गंगा नदी वेस्ट बंगाल में जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसका पहला पार्ट जो है वो मेजर हिस्सा जो है वो बांग्लादेश चली जाती है, और इसका दूसरा पार्ट जो है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चली जाती है। ठीक है, तो कोलकाता में इसी गंगा नदी को हुगली के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखे होंगे हुगली नदी। ठीक है, और जो ब्रिज है हावड़ा ब्रिज, वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है, हुगली नदी के ऊपर ही बना हुआ है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज जो है जो कोलकाता में है,
वो गंगा नदी के ऊपर में बना हुआ है। तो जिस तरीके से गंगा झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, तो वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट बांग्लादेश जाता है, दूसरा पार्ट जाता है कोलकाता। तो दोनों ही पार्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो पार्ट इसका बांग्लादेश जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को कहते हैं पद्मा, और दूसरा पार्ट जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता चली जाती है, ये कोलकाता में इसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखें। वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद इसके अलग नाम हो जाते हैं। ठीक है, आइए, हाल ही में झारखंड के किस जिले के जयदीप सरकार को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया है? भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया है किन्हें? तो जयदीप सरकार को। किन्हें? जयदीप सरकार को। और जयदीप सरकार कहां के रहने वाले हैं? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और आप में से कोई वॉलीबॉल खेलता है क्या? यहां पे कोई वॉलीबॉल प्लेयर है? आप में से कोई ऐसा है जो वॉलीबॉल खेलता हो? अच्छा, सबसे पहले कमेंट करके ये बताएं, आंसर को तो कमेंट करें ही, आंसर कमेंट करने के बाद सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग कौन कौन सा खेल खेलते हैं। स्पोर्ट्स में आप लोगों को क्या पसंद है? हो सकता है बहुत किसी को क्रिकेट पसंद हो, बहुत किसी को फुटबॉल, बहुत किसी को वॉलीबॉल। तो आप लोग अपना अपना जो स्पोर्ट्स है, फेवरेट स्पोर्ट्स, उसका नाम ले। आप लोग अपना अपना खेल का नाम ले, कौन सा खेल आपको खेलना अच्छा लगता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए, मेरी बात अगर की जाए तो मुझे क्रिकेट ठीक लगता है। ठीक है, मेरी बात अगर की जाए तो मुझे क्रिकेट सही लगता है। आप लोगों को कौन सा खेल पसंद है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोगों को कौन कौन सा खेल जो है पसंद है। वॉलीबॉल देखते हैं, वॉलीबॉल कोई खेलता है कि नहीं हमारे क्लास से? हमारे क्लास से कोई वॉलीबॉल प्लेयर है कि नहीं? आइए बात करते हैं, देखते हैं वॉलीबॉल खिलाड़ी है कि नहीं कोई। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन कौन सा खेल आप लोग खेलते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग किसके बारे में? जयदीप सरकार के बारे में। जयदीप सरकार एक बहुत ही अच्छे वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं और भारतीय वॉलीबॉल टीम का इन्हें अभी कोच बनाया गया है। ये झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन में बोकारो कहां पे है? ए। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। ठीक है, बोकारो जिले के रहने वाले हैं जयदीप सरकार। तो ये आप देख रहे हैं जयदीप सरकार को, और ये बहुत ही अच्छे वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। अभी भारतीय टीम का कोच भी इन्हें बनाया गया है। ठीक है, आइए, बोकारो, तो ये आप मैप में भी बोकारो देख सकते हैं। ओवरऑल आपको ये भी आइडिया होता चला जाएगा कि झारखंड के मैप में बोकारो कहां पे है। कई लोगों को झारखंड का मैप याद ही नहीं होता है, तो झारखंड का मैप जो है बहुत ही आसानी से आपको याद कराया गया है। आप जाके देख सकते हैं, झारखंड का मैप बहुत ही आसानी से आपको याद कराया गया है। ठीक है, चलिए बोकारो के बारे में बात कर लें। बोकारो की स्थापना कब की गई थी? 1991 में। कब? 1991 में। इसके कुछ हिस्सों को गिरिडीह से लिया गया है, कुछ हिस्सों को धनबाद से। जैसे बोकारो में बात करेंगे, बोकारो जो जिला है उसमें टोटल 9 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? टोटल 9 ब्लॉक है। उन 9 में से 6 ब्लॉक को धनबाद से लिया गया है और 3 ब्लॉक को गिरिडीह से लिया गया है, और इन 9 ब्लॉक को मिलाकर बोकारो जिले की स्थापना की गई है। ठीक है, आइए 1991 में झारखंड के किस जिले में पालामू किला स्थित है? बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत लोग। झारखंड के किलों के बारे में पढ़ाया गया है। झारखंड में जितने भी फोर्ट हैं उन फोर्ट्स के बारे में पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत लोग गलत आंसर देंगे, पता है। पालामू जिला, सॉरी, पालामू किला कहां पे है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे पालामू किला कहां पे है। बहुत लोग गलत कमेंट करेंगे, बहुत लोग जो है गलत आंसर देंगे, पता है मुझे। पालामू किला कहां पे है? सबका आंसर आएगा पालामू, सबका आंसर आएगा पालामू। किला कहां पे है? पालामू। लेकिन ये आंसर गलत है। पालामू किला कहां पे है? पालामू में नहीं है। पालामू किला पालामू में नहीं है। एकदम नाम देख के लगेगा पालामू किला, तो एकदम ऐसा लगेगा मन में खुशी हो जाएगी, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा कोई गाना है ना, तो वो हो जाएगा। पालामू किला पालामू से, पालामू के अलावा कहां हो सकता है ना? ऐसा लगेगा कि मास्टर भी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। पालामू का किला पालामू के अलावा कहां हो सकता है? पालामू में होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है। यही होता है एग्जाम में। जब हम लोग एग्जाम दे के आते हैं
तो हमें लगता है कि अरे 100 क्वेश्चन में से 90 तो सही है मेरे। इस बार एग्जाम क्रैक, इस बार एग्जाम क्रैक हो गया, जॉब लगना पक्का है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि 100 में से 10 ही क्वेश्चन सही हुए हैं। ऐसा होता है ना, जब एग्जाम दे के आते हैं तो लगता है सब सही किए हैं, जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि साला सही तो 10 ही क्वेश्चन हुआ है, बाकी सब तो गलत हुआ है। ठीक है, तो पलामू का किला लातेहार में है। कहां पे है? पलामू का किला लातेहार जिले में है। तो जल्दबाजी ना करें, पलामू का नाम सुनकर आप लोग पलामू ऑप्शन ए आंसर ना दें, सोचें समझें कि पलामू का किला कहां पे है और उसके बाद आंसर दें। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लातेहार। पलामू का किला कहां पे है? लातेहार में है। और अगर आपको किलों के बारे में पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं, आपको झारखंड के किलों के बारे में बताया गया है, झारखंड के सभी किलों के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। तो पलामू किले के बारे में बात कर रहे थे, ये देखिए ये है पलामू का किला और बेसिकली ये लातेहार में है। कौन से जिले में है? ये लातेहार जिले में है, पलामू जिले में नहीं है। याद रखें, पलामू का किला पलामू जिले में नहीं बल्कि लातेहार जिले में है। ये है मैप में लातेहार, तो इसी लातेहार जिले में पलामू का किला है। आइए, झारखंड राज्य में स्थित कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? कनाडा डैम। झारखंड में कनाडा डैम भी है। अब आप लोग बोलेंगे सर झारखंड में झारखंड डैम होना चाहिए, कनाडा डैम कैसे है? जब कनाडा डैम है तो अमेरिका डैम, सिंगापुर डैम, ब्रिटेन डैम, जापान डैम भी होना चाहिए। तो कनाडा डैम है। अब कनाडा डैम क्यों है, कनाडा डैम इसे क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो किसी को पता है कनाडा डैम कहां पे है झारखंड में और कौन से नदी पर है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कनाडा डैम जो है झारखंड में कहां पे है और कौन से नदी पर है, इसे कनाडा डैम क्यों कहते हैं। बात करेंगे, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, जल्दी से कमेंट करके आंसर दे। कनाडा डैम की बात करेंगे तो कनाडा डैम जो है वो दुमका जिले में है। कहां पे है? दुमका जिले में। झारखंड की सब कैपिटल दुमका में कनाडा डैम है। कनाडा जो देश है उसके सहयोग से इस कनाडा डैम का स्थापना किया गया था। यानी यदि बात करें इस डैम की तो इस डैम का जो निर्माण है वो कनाडा के सहयोग से किया गया था, विद द हेल्प ऑफ कनाडा। इस डैम का जो फॉर्मेशन है वो कनाडा के हेल्प से किया गया था, इसीलिए इसे कनाडा डैम कहते हैं। कहां पे? ये दुमका जिले में है। और नदी की बात करेंगे तो मयूराक्षी नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन की बात करेंगे सी में आपको मिलेगा मयूराक्षी नदी, तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कनाडा डैम की बात करेंगे कहां पे है? दुमका जिले में है। तो ये आप देख सकते हैं कनाडा डैम दुमका जिले में है और कनाडा के सहयोग से, कनाडा के हेल्प से बनाया गया था, इसीलिए इसे कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए दुमका, तो देख सकते हैं ये है मैप में दुमका, जो कि झारखंड की सब कैपिटल है, झारखंड की उपराजधानी है हमारी दुमका। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जनजातियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खास कोचिंग दिया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कुछ ट्राइब्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली कोचिंग दिया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जेएसएससी की, जेपीएससी की, बीपीएससी की, एसएससी की, रेलवे की, बैंकिंग की, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है वो निःशुल्क कराया जाएगा और स्पेशल क्लासेस जो है दिए जाएंगे। झारखंड के कितने ट्राइब्स को? झारखंड के कितने ट्राइब्स को? झारखंड के 8 ट्राइब्स को। देखिए झारखंड में 8 जो है आदिम जनजाति है। झारखंड में कितने जनजाति है? झारखंड में 8 आदिम जनजाति है और इन 8 आदिम जनजातियों को झारखंड सरकार के द्वारा स्पेशली कॉम्पिटिटिव का एग्जाम फ्री में कराया जाएगा, निःशुल्क। आइए बात करते हैं। तो झारखंड के 8 जनजातियों को झारखंड सरकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के लिए खास कोचिंग दिया जाएगा। 8 आदिम जनजातियों को, झारखंड के 8 आदिम जनजातियों को। अब आप लोग में से कोई लोग बोलेंगे कि सर मेरी जनजाति, हम जिस जनजाति के हैं उस जनजाति को फ्री में कराया जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखिए आइए बात करते हैं। आप इन 8 जनजातियों में से आते हैं तो आपको फ्री में कोचिंग क्लासेस कराए जाएंगे झारखंड सरकार के द्वारा। माल पहाड़िया, सौरैया पहाड़िया, सबर, कोरबा, असुर, बिरजिया, बिरहोर और परहिया, ये वो 8 जनजाति हैं। इन 8 जनजातियों के लोगों को
झारखंड सरकार फ्री में निःशुल्क जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाएगा अच्छे से। अब आप में से कोई इन 8 जनजातियों में से आते हैं तो उनको मिलेगा, बाकी ना पूछें कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपकी जनजाति जो है, आपकी जाति अगर मेंशन किया हुआ नहीं है तो फिर आपको वंचित रख दिया गया है। ठीक है, ये केस आपके साथ नहीं सबके साथ हुआ है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? झारखंड के किस पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। झारखंड के किस पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग क्यों दिया जाता है? तो किसी स्थान के उस वस्तु को उसी स्थान का पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया गया। जैसे पेड़ा की जब भी बात आती है तो आपके मन में कौन सा स्थान का ख्याल आता है? अगर बोले पेड़ा, क्या पेड़ा, तो पेड़ा का जब भी नाम आएगा तो आपके मन में कौन सा स्थान का ख्याल आएगा? कौन से जिले का? ऑब्वियसली बात है देवघर। अगर बात की जाए सिल्क की साड़ियों की तो कौन सा जिला आपके लिए मन में आएगा? सिल्क की साड़ियां, सरायकेला खरसावां, सिल्क की साड़ियां। तो इसी तरीके से किसी वस्तु को उस स्थान का पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और झारखंड की बात करेंगे सोहराय पेंटिंग को। झारखंड के सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग जो है दिया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोहराय पेंटिंग। और ये आप देख रहे हैं सोहराय पेंटिंग, तो सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग जो है वो दिया गया। ठीक है, झारखंड राजभवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? झारखंड राजभवन का मतलब है गवर्नर हाउस। राजभवन का मतलब है गवर्नर हाउस। राजभवन किसे कहते हैं? जहां पे राजा रहते हैं उसे राजभवन कहते हैं। राजा जिस भवन में रहते हैं उसे राजभवन कहते हैं। झारखंड के राजा कौन है? झारखंड के गवर्नर झारखंड के राजा है। हालांकि पावर्स जो है वो सीएम के पास होता है, लेकिन राजा कौन है? कहने के लिए अगर भारत के राजा की बात करें, भारत में राजा कौन है? राष्ट्रपति भारत के राजा हैं, लेकिन पावर्स प्रधानमंत्री के पास होते हैं। उस तरीके से राज्य के राजा कौन होते हैं? राज्य के राजा होते हैं गवर्नर। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? किसी भी राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? गवर्नर। लेकिन पावर्स किसके पास होते हैं? सीएम के पास। तो राजा के घर को राजघर कहते हैं या फिर राजभवन कहते हैं। राजा का जो घर है उसे क्या कहते हैं? राजघर या फिर राजभवन। तो झारखंड राजभवन यानी झारखंड के गवर्नर का जो हाउस है कहां पे है? झारखंड राजभवन रांची में है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1930 में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का जो राजभवन है, झारखंड का जो गवर्नर हाउस है, ये है झारखंड का गवर्नर हाउस, देख सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड का जो गवर्नर हाउस है ये 1930 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और बात करेंगे इसके आर्किटेक्ट की, तो झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट के बारे में पूछा जाता है। गवर्नर हाउस के आर्किटेक्ट कौन थे? सदलो ब्लेयड। सदलो ब्लेयड इज द आर्किटेक्ट ऑफ द झारखंड गवर्नर हाउस। ठीक है, तो सदलो ब्लेयड जो है झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, चलिए, और बात करेंगे हम लोग झारखंड राजभवन की, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क है। ठीक है, ये पार्क साल में एक बार आम लोगों के लिए खोला जाता है, जहां पे आप और हम जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वर्ष की बात करेंगे, फरवरी के महीने में इस वर्ष खोला गया था झारखंड राजभवन का पार्क। बहुत बड़ा पार्क है। चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा झरिया पुनर्वास योजना के लिए कितनी राशि को खर्च किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट झरिया पुनर्वास योजना के लिए कितनी राशि खर्च करेगी? अब ये झरिया पुनर्वास योजना क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार क्या कर रही है, झरिया आप लोग जानते हैं धनबाद में है, और झरिया का जो एरिया है वो नीचे आग लग गया है। झरिया के नीचे जो है आग लग गया है, जो भी कोयला है वो जल रहा है। कोयला हार्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोयला जब जल जाता है तो वो बन जाता है, वो छाई बनता है ना, राख बन जाता है। कोयला जलने के बाद राख बन जाता है। राख का तो कुछ दम नहीं है, तो वहां पे भूस्खलन हो जा रहा है, भूमि धंस रही है झरिया में। कैसे धंस रही है जानेंगे आगे हम लोग। तो भूमि धंस रही है, तो वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, लोगों के जो घर हैं, उन घरों को ट्रांसफर किया जा रहा है, उन लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान।
और उन लोगों को घर बनाकर केंद्र सरकार दे रही है। तो केंद्र सरकार झरिया पुनर्वास योजना का मतलब है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसाना। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार 6,550 करोड़ का जो अमाउंट है वो खर्च करेगी। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। 6,550 करोड़। देख सकते हैं जमीन के नीचे जो है कुछ इस प्रकार से आग लगी हुई है और धीरे धीरे जो है वहां पे जमीन नीचे धंसती जा रही है। कुछ इस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा लोगों के लिए घर जो है बनाए जा रहे हैं और ये जो घर है लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, लोग इसी घर में रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए 6,550 करोड़ का जो अमाउंट है केंद्र सरकार खर्च करेगी। आइए, हेमंत सोरेन जी जो कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अभी, ये पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे? हेमंत सोरेन जी जो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के सीएम है, ये पहली बार झारखंड के सीएम कब बने थे? झारखंड के मुख्यमंत्री ये पहली बार कब बने थे? क्या होगा सही आंसर? बात करेंगे हेमंत सोरेन जी की, तो ये अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और ये पहली बार 2013 में। कब? 2013 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2013। हेमंत सोरेन 2013 में झारखंड में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए बाकी आप यहाँ पे झारखंड के सभी मुख्यमंत्रियों के टेन्योर को देख सकते हैं। ठीक है, झारखंड के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे सब देख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे हेमंत सोरेन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 2013 में झारखंड में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और झारखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, कितनेवें? 9वें, 9th नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। आइए, जेएसडीएमए की स्थापना कब किया गया था? जेएसडीएमए क्या है? ये जेएसडीएमए आप में से बहुत कोई बोलेंगे सर ये जेएसडीएमए क्या पढ़ा दिए आप, तो हमने तो जेएसडीएमए के बारे में सुना ही नहीं है। जेएमएम के बारे में आप पढ़ाते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब ये जेएसडीएमए क्या है? तो जेएसडीएमए का मतलब है झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्या है? झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जेएसडीएमए। जे से झारखंड, एस से स्टेट, डी से डिजास्टर, एम से मैनेजमेंट, ए से अथॉरिटी। तो जेएसडीएमए इसकी स्थापना कब किया गया था? जल्दी से बताएंगे। जेएसडीएमए की स्थापना 2010 में। ऑप्शन ए में आपको 2010 देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2010। तो बात करेंगे जेएसडीएमए यानी झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना जो है आप यहां पे देखिए 28/5/2010, यानी 28 मई 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात करेंगे जेएसडीएमए की, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? पूछा जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जेएसडीएमए के चेयरमैन होते हैं। झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री। प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो हेमंत सोरेन जी। ठीक है, चलिए तो आप इसके चेयरमैन को देख सकते हैं और इसके सेक्रेटरी को देख सकते हैं। तो चेयरमैन की बात करें, अभी हम लोग बात किए झारखंड के मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, तो हेमंत सोरेन जी जेएसडीएमए के चेयरमैन है और इसके सेक्रेटरी कौन है? श्रीमती वंदना दादेल। श्रीमती वंदना दादेल। ठीक है, चलिए झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूलों में कब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की घोषणा किया गया है? देखिए रिसेंटली जो है झारखंड का एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, झारखंड का शिक्षा मंत्रालय जो है, उसके द्वारा अनाउंस किया गया है कि झारखंड में भी अब धीरे धीरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये कहा गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हम लोग धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे झारखंड में लागू करेंगे। 2025 तक झारखंड में पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा।
ऑप्शन की बात करेंगे सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2025। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी 2025। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो झारखंड का एक ऐसा भी यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है पूरी तरीके से। कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, सीयूजे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। कहां पे है? रांची में है। और सीयूजे के द्वारा पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया है झारखंड में। झारखंड एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया है कि 2025 तक झारखंड में क्या किया जाएगा? तो 2025 तक झारखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर लिया जाएगा। कई लोगों को पता नहीं होगा, कई लोगों को मन में ये कंफ्यूजन होता है, कई लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं या फिर कमेंट करके पूछते हैं कि सर वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो आप लोग इस चीज के लिए कन्फर्म रहें और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, झारखंड के शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महातो। जगन्नाथ महातो के मृत्यु के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन जी झारखंड के शिक्षा मंत्री बने हैं और अभी भी हेमंत सोरेन जी ही झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। जगन्नाथ महातो की पत्नी बेबी देवी महातो एक्साइज मिनिस्टर है, उत्पाद मंत्री है, झारखंड की शिक्षा मंत्री नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बेबी देवी जो है झारखंड की शिक्षा मंत्री है, ऐसा नहीं है। बेबी देवी झारखंड की शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि झारखंड की उत्पाद मंत्री है, झारखंड की एक्साइज मिनिस्टर है। और झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के गृह मंत्री हैं, झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। कई सारे डिपार्टमेंट जो है इनके पास है। तो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर की बात करेंगे हेमंत सोरेन है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से करें। ये क्लास रोजाना होती है रात को 9 बजे। इस क्लास में हम लोग डिटेल में सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं और झारखंड के आने वाले एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह झारखंड के करंट अफेयर के क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।